नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा पर 6-7 जगहों को चिन्हित और कब्जा करने की सरकार से मिल गई थी सेना को हरी झंडी और चीनी सैनिकों को खदेड़ने का सेना का पूरा प्लान आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि धार्मिक आज़ादी को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन पर कसा शिकंजा, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा यूएस ने तैयार किया है नया फुल प्रूफ प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीमा पर 6-7 जगहों को चिन्हित व कब्जा करने की सरकार से मिल गई थी हरी झंडी। चीनी सैनिकों को खदेड़ने का यह था सेना का पूरा प्लान। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर भारत के कड़े रुख के बाद चीन भी झुकने को मजबूर हो गया और अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। चीनी सैनिकों को खदेड़ने के पीछे बड़ी वजह सरकार की तरफ से हरी झंडी थी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार की तरफ से आर्मी को चुशुल सब सेक्टर और पूर्वी लद्दाख में 6 से 7 जगहों पर कब्जा करने और स्थिति को मजबूत करने की छूट दे दी थी। राजनीतिक निर्देश के बाद आर्मी ने चीन की सेना को खदेड़ने का पूरा प्लान बनाया। अगस्त के आखिरी में सेना ने मुखपरी, रेजांगला और गुरुंग की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया और पैंगोंग लेक के दक्षिणी में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अधिकारी ने कहा, मई में ही सरकार ने आर्मी को निर्देश दिया था कि 6-7 जगहों पर आगे बढ़ा जाए। अधिकारी ने कहा कि इनमें से कई जगह एलएसी के उस पार थी। इसी वजह से भारत ने चीन को शर्तों को मानने पर मजबूर कर दिया। अधिकारी ने कहा कि 9वें चरण की बातचीत के लिए दिए गए मेमो पर चीन की सहमति का भारत इंतजार कर रहा है। 6 नवंबर को 8वें राउंड की वार्ता हुई थी। अधिकारी के मुताबिक चीन फिंगर 4 एरिया से अपने सैनिकों को पीछे हटाने को तैयार हो गया था। उन्होंने कहा कि लगता है कि चीन अपनी ही बात से मुकर जाएगा क्योंकि उसका शीर्ष नेतृत्व अड़ियल रुख अपना रहा है। वहीं अधिकारी ने कहा कि चीन ने भारत से कहा था कि सेना को चुशुल सब सेक्टर और पैंगोंग साउथ से हटा लिया जाए। जानकारी के मुताबिक चीन चाहता है कि भारत पैंगोंग साउथ से हट जाए। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यहां से हटने का कोई सवाल ही नहीं है। इस बातचीत में समय लग सकता है कि भारत इंतजार करने को भी तैयार है। बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारत का खूनी संघर्ष हो गया था। इसमें चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन पर कसा शिकंजा, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। जी हां दोस्तों, हांगकांग की स्वायत्तता पर बीजिंग के अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ अमेरिका ने चीन और उसके मित्र पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भी घेरा है। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन में धार्मिक स्वतंत्रता के अतिक्रमण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। हालांकि इस सूची में चीन और पाकिस्तान के अलावा अन्य 8 मुल्क और हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता के अतिक्रमण पर सवाल उठाए गए हैं। धार्मिक आज़ादी को उल्लंघन के आरोप में इन मुल्कों को अमेरिकी विदेश विभाग ने विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। चीन और पाकिस्तान उन देशों की सूची में प्रमुखता से शामिल हैं जिन्होंने अपने देश में एक खास धार्मिक समूहों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने में विफल रहे हैं। खास बात यह है कि भारत लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जाति और जुल्मों पर सवाल उठता रहा है। इस लिहाज से यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका के इस कदम से भारत की यह बात सही साबित हुई है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का निरंतर उत्पीड़न और शोषण किया जाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि दुनिया के 10 मुल्कों पर 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सीपीसी के रूप में नामित किया गया है। इसके तहत उन देशों को शामिल किया गया है जो अपने यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उदासीन हैं या उसके उल्लंघन या अतिक्रमण में खुद संलग्न है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसमें चीन, पाकिस्तान, बर्मा, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इरिट्रिया प्रमुख है। इस सूची में 5 एशियाई देश शामिल हैं। राज्य सचिव ने आगे बताया कि क्यूबा, निकारागुआ, कोमोरोस और रूस को भी एक विशेष निगरानी सूची में रखा गया है। इन मुल्कों पर भी धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के आरोप हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न और उनके साथ दुर्व्यवहारों की घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस भेदभाव के खिलाफ अमेरिका अपना अभियान जारी रखेगा। वह इस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास करता रहेगा। पोम्पियो कहा, अमेरिका के यह प्रयास रहेगा कि दुनिया के हर कोने पर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित हो। उन्होंने आगे कहा कि सूडान और उज्बेकिस्तान को पिछले साल उनकी सरकारों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण ठोस प्रगति के आधार पर विशेष निगरानी सूची से हटा दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चाइना की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ यूएस ने तैयार किया ये फुल प्रूफ प्लान। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और बीजिंग को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका $2.2 बिलियन का पैसिफिक डिफेंस इनिशिएटिव स्थापित करने जा रहा है।
अमेरिका के इस कदम से न केवल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ उसका सहयोग भी मजबूत होगा। वित्त वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर बाईपार्टीजन कांग्रेशनल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट में पैसिफिक डिफेंस इनिशिएटिव की स्थापना के लिए $2.2 बिलियन के बजट की बात कही गई है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि पीडीआई से चीन और सभी संभावित विरोधियों को यह स्पष्ट संदेश मिलेगा, अमेरिका उनकी हर हरकत का माकूल जवाब दे सकता है। इसके साथ ही सहयोगियों के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडीआई का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त बलों की तैनाती के डिजाइन को मजबूत बनाना और संयुक्त अभ्यास जैसी गतिविधियों पर जोर देना है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना किया जा सके। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मकसद चीन को किनारे लगाने के लिए अमेरिकी सहयोगियों को एकजुट करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, सभी प्रमुख चौक चौराहों पर तैनात रहेगी पुलिस। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में भारत बंद को लेकर मंगलवार को पटना में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी चौक चौराहों पर पुलिस अलर्ट मोड में रहेगी। डाक बंगला, गांधी मैदान, कारगिल चौक, जेपी गोलंबर, इनकम टैक्स, अशोक राजपथ से लेकर अन्य सभी इलाकों में सुबह से ही अतिरिक्त बलों की ड्यूटी लगा दी गई है। अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी एसपी, डीएसपी और थानेदारों को अपने इलाके में गश्त करने को कहा गया है। अगर प्रदर्शन के दौरान किसी रूट पर गाड़ियों का दबाव बढ़ा तो पुलिस वाहनों को डायवर्ट कर देगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। डायल 100 को हर समय अलर्ट रहने को कहा गया है। किसी भी सूचना के आने पर वहां तैनात पुलिस वालों को उसकी जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी। सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। शहर में पुलिस सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखेगी। सभी पॉश इलाकों और सड़कों पर पुलिस का कैमरा लगा है। सुबह से ही कंट्रोल में तैनात पुलिस वालों को सीसीटीवी पर नजर रखने को कहा गया है। इस दौरान अगर स्क्रीन पर कुछ भी दिखता है तो उसकी जानकारी कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी संबंधित थाने को पुलिस या आला अफसरों को देंगे। गिरफ्तारी हुई तो कई धाराओं में होगा केस। प्रदर्शन के दौरान अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। वहीं गिरफ्तारी के बाद कई धाराओं में केस दर्ज हो सकता है। कोविड के दौरान पुलिस कई धाराएं लगा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खत्म ना करे कृषि कानून, किसानों के एक वर्ग की कृषि मंत्री से मांग, बदलाव के साथ जारी रखें। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हल्ला बोल के बीच अन्नदाताओं के एक वर्ग ने सरकार से गुजारिश की है कि वह प्रदर्शन के दबाव में आकर इन कृषि कानूनों को खत्म न करें, इन्हें बदलाव के साथ जारी किया जाए। ये अपील सोमवार को हरियाणा के कृषक संगठनों के अनेक प्रतिनिधियों ने 3 कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपते हुए कही। ज्ञापन सौंपने वालों में हर किसान, हरियाणा के 116 एफपीओ का फेडरेशन, हरियाणा के प्रगतिशील किसान संगठन और हरियाणा के किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। कृषि मंत्री से इन्होंने ज्ञापन के जरिए कहा, हम हरियाणा के 70,000 एफपीओ से जुड़े किसान और 50,000 से अधिक प्रगतिशील किसान भारत सरकार के 3 कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। हरियाणा के इन कृषक संगठनों ने बयान में आगे कहा, किसान संगठनों द्वारा समझाए गए संशोधन के साथ इन कानूनों को जारी रखा जाए। हम किसान संगठनों द्वारा उठाए गए एमएसपी जारी रखने और मंडी व्यवस्था जारी रखने के पक्षधर हैं, पर हम आपसे आग्रह करते हैं सुझाए गए संशोधनों के साथ इन कानूनों को जारी रखा जाए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि समय प्रदान कर हमारी बात भी सुनी जाए। कृषि कानूनों के समर्थन में इन किसानों का वर्ग ऐसे वक्त पर तोमर से मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन फिलहाल छिड़ा है। इनमें मुख्यतः पंजाब के किसान एमएसपी और मंडी संबंधित मुद्दों को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हैं। वे 2 टूक इन्हें काले कानून बता रहे हैं और कह रहे हैं वे चाहते हैं कि सरकार इन्हें वापस ले ले। इसी बाबत उन्होंने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को विपक्षी दलों के साथ तमाम क्षेत्रों से जुड़े संगठनों का भी समर्थन मिला है। राजनीति के अलावा खेल और मनोरंजन जगत की हस्तियां भी अन्नदाताओं की हक की लड़ाई में आगे आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने चीन को दिया तगड़ा झटका, जनवरी-नवंबर 2020 में बीजिंग से आयात घटाकर बढ़ाया निर्यात। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा को लेकर छिड़े विवाद में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने चीन के खिलाफ एक के बाद एक कई सख्त कदम उठाए। इस दौरान भारत ने चीन के साथ कई कारोबारी समझौते रद्द कर दिए तो सैकड़ों मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत ने चीन को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत ने कुछ महीनों में चीन से आयात बहुत कम कर दिया है। यही नहीं, भारत ने चीन को निर्यात बढ़ा दिया है। बता दें कि भारत की ओर से चीन को 2020 के पहले 11 महीनों में किया गया निर्यात 16% बढ़ा है। हालांकि इस दौरान सीमा विवाद
और कोरोना वायरस को लेकर दोनों देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं। चीनी मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक इसी दौरान भारत ने चीन से 13% कम आयात किया है। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा के गतिरोध वाले मामले का राजनीतिकरण नहीं किया, जबकि नई दिल्ली ने चीन से होने वाले आयात पर रोक लगा दी। वहीं चीनी सरकार के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि महामारी के चलते भारत में डिमांड घटी है, इससे चीन का भारत को निर्यात काफी कम हुआ है। सोमवार को जारी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार चीन ने जनवरी से नवंबर 2020 तक भारत में करीब 59 अरब डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया, जो 13% से कम है। इस साल पहले 10 महीनों में 16.2% की गिरावट के मुकाबले यह गिरावट थोड़ी कम हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में बिगड़े सियासी हालात, कल सभी विपक्षी सांसद और विधायक दे सकते हैं सामूहिक इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान सरकार विपक्षी दलों और जनता दोनों के निशाने पर है। विपक्षियों को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान सरकार देश की समस्याओं से भाग रही है। बिगड़ती आर्थिक स्थिति, महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने के बजाय झूठा प्रचार करने में लगी हुई है। इधर मरियम नवाज ने संकेत दिया है कि 8 दिसंबर को सभी विपक्षी दलों के सांसद और विधायक सामूहिक इस्तीफे दे सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब देश के नागरिकों को अपने बच्चों की फीस भरना, घर का किराया देना और गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद भी इमरान सरकार झूठा प्रचार करने में लगी हुई है। नवाज ने इमरान के प्रमुख सहयोगी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान की जनता से धन बटोर कर अमेरिका में विलासित पूर्ण जीवन जीने के साधन जुटा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में मजबूती से डटी और सतर्क है भारतीय सेना, कैलाश रेंज से बिना नतीजे वापसी नहीं सरकार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के भयंकर ठंड की चपेट में आने के बीच सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना को यहां मजबूती से डटे रहने और पूरी तरह चौकस रहने को कहा है और गतिरोध पूरी तरह खत्म हुए बिना कैलाश रेंज में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट से वापसी की किसी भी संभावना से साफ इनकार किया है, जहां भारत ने चीन के सामने अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि मई में तनाव की शुरुआत के समय ही सशस्त्र बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि गतिरोध अनुमान से ज्यादा लंबे समय तक खींच सकता है और अगर अस्थायी सैन्य वापसी हो भी जाए तब भी हालात तनावपूर्ण ही बने रहने के आसार हैं। सूत्रों ने बताया कि चीन अपने उस आक्रामक तेवर के खिलाफ भारत की सशक्त प्रतिक्रिया से हैरान है जो उसने बीजिंग को अमेरिका के खिलाफ एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपनाया और जो सीमा पर भारत का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित होने के खिलाफ प्रतिक्रिया का नतीजा भी है। सूत्रों ने कहा कि भारत अपनी तरफ से चीन के साथ कोई तनाव नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन चीन को भी पता है कि भारत को दबाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत यद्यपि बीजिंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन वह रक्षा समेत सभी क्षेत्रों में मजबूती से डटा रहेगा। एक सूत्र ने कहा, सशस्त्र बलों और सत्ता में बैठे सभी लोगों को शौर्य और संयम का ही संदेश दिया गया है। चीनी आक्रामकता का मुकाबला पूरे शौर्य के संग करना है और इस मसले पर अपनी बात रखने के दौरान पूरा संयम बरतना है। सूत्र ने बताया कि यह संदेश सरकार में सभी को उस समय ही दे दिया गया था जब पहली बार तनाव सामने आया था। सूत्र ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चीनी सेना बड़ी है, लेकिन अब तो चीन को भी पता चल चुका है कि भारतीय सेना कमजोर नहीं है। हम अपनी तरफ से तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन हम पर जबरन कुछ थोपने की कोशिश की गई तो भारतीय सेनाएं भी करारा जवाब देगी। मामला एक तरफा नहीं रहेगा। हमने सेना को दृढ़ता से डटे रहने और पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने किसी भी स्थिति में तत्काल जवाब देने की साहसिक क्षमता को भी दर्शाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब तेजस्वी होंगे गिरफ्तार, जाएंगे जेल, नौकरी के नाम पर किसानों की हड़पी जमीन। जेडीयू। जी हां दोस्तों, बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो गया हो और एक बार फिर से एनडीए की अगुवाई वाली सीएम नीतीश कुमार की सरकार बन गई है, लेकिन राजधानी पटना में सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव एनडीए और जेडीयू पर हमलावर रहते हैं, तो कभी जेडीयू तेजस्वी को लेकर तीखे तंज कसती है। अब जेडीयू के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी को लेकर बड़ी बातें कह दी हैं। सोमवार को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी होगी और वो जेल भी जाएंगे। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के वंश बेल है,
ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भ्रष्टाचार के वंशमेल तेजस्वी यादव, आपकी गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाएंगे, पर किसानों के लिए ढोंग दिखाने को नहीं, बल्कि इसका मसौदा तो आपने खुद तैयार किया है। जंगल राज के दौर में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन तरुण के नाम से लिखवाया, अब मचिया से चिचियाना बंद कीजिए। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। तेजस्वी यादव सरीखे कुल 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन नेताओं पर कोविड-19 महामारी के दौरान बिना इजाजत के गांधी मैदान के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद FIR पटना पुलिस द्वारा दर्ज की गई। तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में राजद और कांग्रेस ने शनिवार की सुबह को गांधी मैदान में किसानों के समर्थन को लेकर धरने पर बैठे थे। कोरोना का हवाला देते हुए नेताओं को प्रदर्शन करने की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी, जिसके बाद तेजस्वी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शर्मनाक दोहरा मापदंड, बीजेपी ने कृषि कानूनों पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गैर बीजेपी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कि किसान आंदोलन के नेताओं ने साफ कहा है कि सियासी दलों के नेता हमारे मंच पर न आए, लेकिन ये इसके बावजूद ये कूद रहे हैं। यह बात केवल किसान आंदोलन की बात नहीं है, चाहे शाहीन बाग हो या कोई अन्य सुधार हो, कोई भी विषय हो, ये सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद ने कहा कि विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष पर इस मामले में शर्मनाक अंदाज में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज जो हमारी सरकार ने किया, यूपीए के 10 साल में ये लोग यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यह साबित कर सकता हूं। कांग्रेस ने वर्ष 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 के पॉइंट 11 में कहा था कि कांग्रेस विल रिपील APMC एक्ट एंड विल मेक इंटरस्टेट ट्रेड फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी कांग्रेस APMC को हटाएगी और इंटर स्टेट व्यापार को फ्री करने का काम करेगी। रविशंकर प्रसाद के अनुसार इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी कुछ बयान हैं। 2013 में राहुल ने सारे CM की बैठक बुलाई थी। उसमें कहा था कि किसान अपनी फसल सीधे कांग्रेस शासित राज्यों में बेच सकते हैं। प्रसाद ने कहा कि NCP सुप्रीमो शरद पवार भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब वे कृषि मंत्री थे तो उन्होंने सारे CM को चिट्ठी लिखी थी। 2 चिट्ठी दिखा रहा हूं, एक शीला दीक्षित को लिखी, दूसरी शिवराज सिंह चौहान को लिखी। इनमें लिखा है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर निवेश चाहिए, इसके लिए निजी निवेश जरूरी है। इसमें मंडी कानून में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया गया था। प्रसाद के अनुसार शरद पवार ने शेखर गुप्ता को इंटरव्यू दिया था, इसमें भी कहा था कि APMC एक्ट 6 महीने में खत्म हो जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। चाइना को जवाब देने की तैयारी, पहली बार US फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास करेगा जापान। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ती दादागिरी के जवाब में जापान ने एक मजबूत प्लान तैयार किया है। जापान अगले साल अमेरिका और फ्रांस की नौसेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करने वाला है। खास बात यह है कि जापान ने इससे पहले इन दोनों देशों के साथ कोई त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास नहीं किया है, लिहाजा समझा जा सकता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव और मनमानी से जापान किस कदर आया है। जापान और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ वक्त में ज्यादा तल्खी आई है। चीनी नौसेना और वायुसेना ने जापानी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशों को भी अंजाम दिया है। अब जापान चीन के खिलाफ एक नई तिकड़ी बनाकर ड्रैगन को यह दर्शाना चाहता है कि उसकी हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। तीनों देशों के बीच यह युद्धाभ्यास अगले साल मई में होगा। जापानी अखबार सेंकेई शिंबुन की रिपोर्ट के अनुसार युद्धाभ्यास जापान के एक निर्जन द्वीप पर समुद्री और जमीनी इलाकों में किया जाएगा। इस दौरान तीनों देशों की नौसेना प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य की तैयारियों पर गौर करेगी। हालांकि इसका प्रमुख उद्देश्य चीन के खिलाफ रक्षात्मक तैयारियों को बढ़ाना है। जापानी मीडिया की रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। रक्षा मंत्रालय ने इस अभ्यास को लेकर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। हालांकि फ्रांसीसी नौसेना के प्रमुख एडमिरल पियरे वांडियर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे जापान फ्रांस सहयोग का संदेश भी जाएगा। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर स्थित द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा जताते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लिहाजा जापान को पीछे हट जाना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमक दे चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी, कानून में संशोधन जरूरी, हम संपूर्णता से कर रहे हैं संशोधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद अब पर्यटन नगरी आगरा की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यानी आज आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो कानून पिछली शताब्दी में उपयोगी हुए वह अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं। इसी कारण इनमें रिफॉर्म जरूरी है। इससे पहले तो रिफॉर्म टुकड़ों में होते थे, अब संपूर्णता के साथ रिफॉर्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम रेरा का कानून लेकर आए। इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेजी से पूरे होने शुरू हुए हैं। इसी के साथ हमारे शहरों में बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में खाली पड़े घरों की। इसे दूर करने के लिए एक कानून बनाकर राज्यों को दिया जा चुका है। शहरों का जीवन आधुनिक बनाने के लिए काम चल रहा है। आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। शहर के मध्यम वर्ग के लिए पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। इसके लिए 28,000 करोड़ की मदद की जा चुकी है। इसी के साथ ही अमृत मिशन के तहत सिस्टम को अपग्रेड किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शहरी गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है, मध्यम वर्ग को सस्ती दवा मिल रही है, बिजली से लेकर मोबाइल फोन तक खर्च कम हुआ है, एजुकेशन लोन पर ब्याज की दर कम हुई है, ठेली वालों को बैंकों से सस्ता ऋण मिल रहा है। यह ही तो सबका विकास है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक काम हो रहा है। सभी बहन बेटियों तक सरकारी लाभ पहुंचा है। इस सब बातों की बारीकियों में जाएंगे तो वह आपको संतोष देगा। माताओं बहनों के इसी आशीर्वाद से मैं भाव विभोर हूं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के श्रमिकों तथा किसानों का विश्वास हर चुनाव में दिख रहा है। 2-3 दिन पहले तेलंगाना, हैदराबाद ने अभूतपूर्व विश्वास दिया है। देशवासियों की छोटी से छोटी खुशी मुझे नए काम करने की हिम्मत दे रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।